पिछले 3 दिनों से शिवगढ़ की हवाओं में कुछ अलग सी खुसुर-फुसुर थी। हवेली की वो दीवारें जो सालों से सिर्फ मर्दों की आवाज़ सुनती आई थीं, आज एक औरत की दृढ़ आवाज़ से गूंज रही थी। सुधा ने अपनी सफ़ेद साड़ी उतारकर एक गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी। उसके माथे पर सिंदूर की लाल रेखा अब भी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो चमक जो तब आती है जब कोई अपनी मर्यादा की बेड़ियों को तोड़कर अपना हक मांगने का फैसला कर लेता है। बैठक में जहां पहले सिर्फ रंजीत और उसके मेहमान बैठा करते थे, आज सुधा ने अपनी जगह बनाई थी। मुनीम जी जब अनाज से भरा ट्रक लेकर शहर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो सुधा ने उन्हें रोक दिया। ट्रक वापस भेज दीजिए मुनीम जी। उसकी आवाज में वो कंपन नहीं था जो पहले हुआ करता था। मुनीम जी जो पिछले 20 साल से रंजीत के पिता और फिर रंजीत की जी हुजूरी कर रहे थे, हैरानी से सुधा को देखने लगे। बहू रानी, आप अनर्थ कर रही हैं। मुनीम जी की आवाज में घबराहट थी, लेकिन सुधा का जवाब उन्हें चौंका गया। इस जमीन की मिट्टी में मेरा पसीना भी मिला है मुनीम जी। 10 साल से इस हवेली की दीवारों को मैंने अपने दम पर खड़ा रखा है। अब यहाँ से एक दाना भी शहर नहीं जाएगा। गोदाम की चाबी मुझे दीजिए। ये सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं था, ये सत्ता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। चौथे दिन दोपहर को रंजीत हवेली लौटा। उसकी माँ ने उसे सारी कहानी सुनाई। कैसे सुधा ने अनाज रोका, कैसे उसने अपना रूप बदला, कैसे वो अब बैठक में बैठती है। रंजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये क्या तमाशा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान जलाने की, अनाज रोकने की? और ये क्या हुलिया बना रखा है? सुहागन होकर विधवाओं जैसा स्वांग? उसकी आवाज में वो रौब था जिससे पहले सुधा डर जाया करती थी। लेकिन आज सुधा ने शांति से जवाब दिया। आवाज नीची रखिए, गांव वाले सुन रहे हैं। अपनी बची कुची इज्जत का तमाशा आप खुद बना रहे हैं। रंजीत को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सुधा है जो उसकी हर बात मानती थी। फिर सुधा ने वो बात कही जिसने रंजीत के पैरों तले जमीन खिसका दी। पति तो नलिनी का है, उस विक्की का बाप है जिसके साथ आप साइकिल चलाते हैं। यहाँ तो आप सिर्फ एक जमींदार हैं जो लगान वसूलने आए हैं। रंजीत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा भोंक दिया हो। सुधा ने आगे कहा, 10 साल मैंने आपकी झूठी इज्जत की रखवाली की, अपनी जवानी इस हवेली की दीवारों में चिनवा दी। और आपने क्या किया? शहर में एक नई दुनिया बसा ली। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन डर नहीं था। रंजीत ने अपना पुराना हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं मर्द हूं, मेरी मर्जी, मैं 10 शादियां करूं या 100। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा काम है घर संभालना। तुम्हें रोटी कपड़ा मिल रहा है ना, छत है ना सिर पर, फिर ये नाटक क्यों? लेकिन सुधा का जवाब उसे हिला गया। रोटी कपड़ा तो भिखारियों को भी मिलता है। औरतें रोटी कपड़े के लिए ब्याह नहीं करती रंजीत बाबू, साथ के लिए करती हैं, सम्मान के लिए करती हैं। और वो सम्मान आपने कोठी नंबर 12 में गिरवी रख दिया। जब रंजीत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो सुधा ने पास पड़ी लाठी उठा ली। खबरदार, अगर अब आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की रंजीत बाबू, तो भूल जाइएगा कि मैं कोई मर्यादा वाली बहू हूं। अब मैं सिर्फ एक औरत हूं जो अपनी लड़ाई लड़ना जानती है, और एक घायल औरत से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। उसकी आंखों में आग थी और रंजीत को पहली बार एहसास हुआ कि वो हार रहा है। गांव के लोग बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। रंजीत को समझ आ गया कि अब वो सुधा पर हाथ नहीं उठा सकता, तो उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। आज से तेरा दाना पानी बंद, न पैसा मिलेगा न मदद। मुनीम को बोल दूंगा, तुझे 1 रुपया भी नहीं देगा। देखता हूं कब तक ये तेवर रहता है। भूख जब पेट में आग लगाएगी ना, तब ये अधिकार की बातें भूल जाओगे। रात को सुधा अकेली बैठक के चबूतरे पर बैठी थी। उसके पेट में भूख की आग थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि जीत नहीं हुई थी, ये तो बस जंग का ऐलान था। लेकिन पहली बार उसने अपनी आवाज़ सुनी थी, और वो आवाज़ उसे अच्छी लगी थी। हवेली की दीवारें अब सिर्फ मर्दों की नहीं थीं, वो एक औरत की भी थीं जो अपना हक मांगना सीख गई थी।